हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ हिंदी लेखिका उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई कहानी हंसी। तो शुरू करें कहानी हंसी। तारीख 24 अक्टूबर 2004, प्रातः 4 बजे। आज मौसी का परिवार आ रहा है। 15 दिन पहले से तैयारियां चल रही हैं। किराना, सब्जी का हिसाब, दूध के लिए अलग से पैसे। घूमने जाएंगे तो कितने पैसे अलग से रखना चाहिए। बीच में एक दो नई पिक्चर। मेरा कमरा ठीक किया जा रहा है। नई चादरें लाई जाएंगी, नए तकिया कवर। पुराने कूलर पर कलर करवाया गया और मोटर भी बदलवा दी है। मौसा जी को कूलर के बिना नींद नहीं आती है। उनके बेटों को अलग से कूलर चाहिए। खाने पीने और आराम करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। यानी हमारे 3 माह का बजट 15 दिन में स्वाहा। इन दिनों मेरा कमरा नहीं रहेगा। मेरी अपनी चीज़ें, गुड़िया, छोटे छोटे गेम्स, बालों में बांधने के रबर, पेंसिल, फूलदान, करीने से जमाई गई किताबें, पत्रिकाएं, सारी चीज़ों को समेटकर एक कोने में बांध कर रखा जाना है। उनका छोटा बेटा शैतान है, चंचल है, चुलबुला है, जिद्दी है, लाडला है, इसलिए सब चीज़ें तितर बितर कर देता है या फेंक देता है या तोड़ देता है। और हम सब लोग तमाशा देखते रहते हैं या हंसते रहते हैं। कुछ कह नहीं सकते, न डांट सकते, न मार सकते, क्योंकि तब वो हमारे छोटे भाई से हटकर मौसा जी का बेटा हो जाता है। मम्मी, पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये सवाल अब मैं पूछ सकती हूँ। इतनी बड़ी तो हो गई हूँ। जब सारी बातों में मुझसे समझदारी की, बड़े होने की, समझदार होने की, सहन करने की उम्मीद की जाती है, तो घर के निर्णय लेने वाली बातों में मेरी वही भूमिका क्यों नहीं होनी चाहिए? 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जब इस घर में झगड़े होते थे, टेंशन होती थी, तब हम लोग ही तो सहते थे। तो फिर सारी बातों पर बात करना मेरा हक बनता है। लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी टालने की, घुमाने की कोशिश करेंगी। यहाँ पर वो मेरी माँ कम, घर की बड़ी बूढ़ी औरत ज़्यादा हो जाती हैं। एक दीवार सी खड़ी कर देती हैं, अभेद्य दीवार, जिसके पीछे संबंधों का एक पूरा संसार होता है, रिवाज होते हैं, करने और निभाने की व्यवस्थाएं होती हैं। ये सब दुनियादारी और समाज में रहने के कारण निभाने पड़ते हैं का लिजलिजा एकांगी तर्क देकर हमें पीछे ढकेल दिया जाता है। और तर्क भी कैसा कि मैं छोटी हूँ, मुझे इन सब बातों में न पढ़कर अपनी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। फिर वे अपनी छोटी बहन के पक्ष में खड़ी एक औरत बन जाती हैं और मैं एक एडजस्ट न करने वाली खामोश लड़की। छोटे मोटे मोटे खूंखार शेर जैसे लड़के जो मेरे भाई ही हैं, आते ही उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। सारा सामान बिखरा दिया। सफ़र में बचा खाने का सामान, जूते, मोजे, सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं। और वे हैं कि नखरे दिखा रहे हैं। नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं बदलने कपड़े। हर बात में पापा का भय या पापा की ओट लेकर उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश। मैं तमाशा देख रही हूँ। अब मैं उन सबकी नज़रों में बड़ी हो चुकी हूँ, समझदार भी। वे नासमझ हैं, छोटे हैं, मेरे पलंग पर जानवरों की तरह उछलते कूदते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। पिछली बार पलंग की प्लाई टूट गई थी, 3 महीने बाद आ पाई थी। इस बार भी तोड़ेंगे। तोड़ें मुझे क्या। दोनों कभी मेरी चोटी पकड़कर खींचते हैं, तो कभी कान छू देते हैं, तो कभी गुदगुदी करते हैं, तो कभी मेरी किताबों को खोल कर बैठ जाते हैं, तो कभी मेरे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। अच्छा, तो मैथ्स में तो मेरे भी 90 आए थे, और तुम्हारे? बताओ सोशल में कितने आए थे? नेहा पागल, नेहा गूंगी, नेहा रट्टू तोता। वे अजीब से चेहरे बनाकर ऐसे चिढ़ाते हुए मेरे चारों तरफ चक्कर लगाते, और इन सब के बीच मैं इधर उधर उठती बैठती अपने लिए जगह तलाश रही होती। नेहा नहीं बोलती। नानी, नेहा से बोलो मेरे साथ खेले। नेहा, ओ बेटा नेहा। अब नानी लगातार चिल्लाएंगी। क्या है? मैं गुस्से से बोलती। बेटा खेल ले भैया के साथ, 2 हफ्ते के लिए ही तो आया है। मुझे पढ़ना है। मैं टालने की कोशिश करती। रात को पढ़ लेना बेटा, जा। बेमन से मैं उनके साथ धकिया दी जाती, और रात में फिर वही हंगामा। मैं नानी के साथ सोऊंगा। बड़ा कहता नहीं मैं, छोटा कहता नहीं मैं। पापा देखो पापा। उनके पापा वहीं से चिल्लाते, क्यों बंटी, क्यों जिद करते हो, चलो दोनों सो जाना। फिर नेहा, नेहा कहाँ सोएगी? नेहा तो साल भर सोती है,
और क्या, वो तो कहीं भी सो जाएगी। फिर सारे पलंगों पर उन सबका कब्जा। छोटा भाई अपने पापा की गोद में बैठा खेल रहा है, बड़े ने कंप्यूटर हथिया लिया है, पलंग पर मौसा जी विराजमान हैं और मौसी उनके बगल में बैठी मुस्कुरा रही हैं। मम्मी खाना बनाने में लगी हैं, गप्पे चल रही हैं। बीच में बड़ा आ धमका तो छोटे ने धक्का मार दिया, मेरे पापा हैं। चलो हटो, देखो नेहा कैसी शांत रहती है। इतने बड़े हो गए हो फिर भी पापा पापा की रट लगाए रहते हो। जाओ नेहा के साथ खेलो, मौसा ने बड़े को धक्का देकर कहा। मम्मी, नेहा के पापा ने नेहा को छोड़ दिया है क्या? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर मेरा। मैं किताब में अपनी आंखें गड़ा देती हूँ। नेहा के भी पापा हैं। मौसा मेरे सिर पर सहानुभूति से हाथ फेरते हुए कहते हैं। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं। मैं ज़ोर से कहना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज़ ना निकली। मौसा को बुरा लग जाएगा। मेरे पापा? पापा को तो याद भी ना होगा कि उनकी एक बेटी भी है, एक बेटा है। पत्नी तो तलाक के बाद भूतपूर्व हो गई, पर उनकी औलाद? वे नहीं हैं हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे घर में। फिर भी उनका नाम क्यों है? हमारे नाम के पीछे, हमारी मार्कशीट पर, हमारे हर फॉर्म पर उनकी यादें क्यों हैं? नानी कहती हैं उनका खून है हमारे भीतर। मैं अचानक ही एक दीनहीन अनाथ बच्ची की तरह सबकी नज़रों में हो गई, जो मैं नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई बार बार हमें उन बातों की याद दिलाए। उनका नाम ही हमारे लिए दीनता का प्रतीक बन जाता है। मम्मी को भी हर कदम पर संभल संभल कर काम करना पड़ता है। हर कदम पर उनके भीतर बाहर ही डर बैठा रहता है कि कोई ये लानत ना भेज दे कि इसीलिए तो तलाक हो गया, इसीलिए तो नहीं पटी। और भैया, भैया को तो किसी बात से मतलब नहीं, उसकी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, अच्छे कपड़े, मोबाइल, दोस्तों के साथ घूमना और इच्छा न पूरी होने पर खरी खरी बातें सुना देना। कई बार तो लगता है जैसे उसके भीतर से पापा बोल रहे हों, छोटे पापा, गंदे पापा। 30 अक्टूबर 2004, समय प्रातःकाल। सब पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह से नाश्ता बनाया गया, भजिया, पकौड़े, हलवा, पानी के फ्लास्क, कॉफ़ी, बिस्किट, फल, गेंदें, कैरम। मौसा जी का मूड अच्छा बना रहे इसलिए पिछले 10 दिनों से हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। हम लोग रोबोट की तरह सिर हिला देते हैं या काम करते रहते हैं या बचाव करते रहते हैं। मम्मी, तुम नहीं जाओगी? क्यों? घर में कौन रहेगा? नानी, नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। काम तो हमेशा लगा रहता है। मैं करती हूँ, तुम जाओ मेरी नेहा रानी, मम्मी मुझे चूम कर कहती हैं। आज कई दिनों बाद उन्होंने मुझे इस तरह प्यार किया तो लगा हाँ यही मेरी मम्मी है। उनमें मम्मीपन है, पर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। सारी तैयारी मम्मी ने की और मम्मी ही नहीं जाएंगी। कई बार तो मुझे रोना आ जाता है। एक अकेली औरत और इतने खर्च, इतनी जिम्मेदारियाँ, सबके साथ खूब एंजॉय करना। देख बेटा, ये लोग साल में एक बार तो आते हैं, बस कुछ दिन की बात और है। मम्मी फिर उनका पक्ष रखती हैं, वरना कहेंगे कि नेहा को सबके साथ खुशी नहीं मिलती, नेहा एडजस्ट करना नहीं जानती है। प्लीज़ मम्मी चलो ना। पर मम्मी को नहीं जाना था तो नहीं गई। शायद उन सबके बीच नहीं रहना चाहती होंगी। वे सब कार में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। छोटा पापा के कंधों पर झूल रहा है तो बड़ा उसको यहाँ वहाँ छू कर चिढ़ा धमका रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद मौसा जी ने कैसेट लगा दिया। मौसी ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर मौसा भी गुनगुनाते हैं। दोनों किसी बात पर धीरे धीरे मजाक कर रहे हैं और मौसी ज़ोर से खिलखिला पड़ती हैं। मौसी पैकेट खोलकर चिप्स निकाल कर मौसा जी को खिलाती हैं। मौसा जी उनकी उंगली दबा लेते हैं। फिर मौसी बिस्किट निकाल कर छोटू को देती हैं, बड़े को, भैया को। फिर पूछती हैं, नेहा तू खाएगी? मैं चौंकती हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा आकर खड़ा हो गया। हमेशा चिंतित, हमेशा भागी भागी, ऑफिस से लौटती खामोश, थकी, पस्त। 6 साल तक रात और दिन पढ़ती रही। एक जिद कि ऑफिसर ग्रेड में आना है, बच्चों की पढ़ाई, उनका लिविंग स्टेटस बढ़ाना है, कुछ बनाना है। लेकिन नहीं हो सका वो सब। हमारा सपना अधूरा रह गया। इस समय मम्मी क्या कर रही होंगी? घर की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े, फिर शाम की तैयारी। मेरी मम्मी का वो चेहरा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, जिस पर पापा के लंबे चौड़े थप्पड़ पड़ रहे थे। हम सब गिड़गिड़ा रहे थे, नहीं पापा, नहीं 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 पापा।
तूने कहा तो कैसे? तूने लात मारी हरामजादी। यहाँ साइन कर, इन कागज़ों पर साइन कर। अपने भाइयों की धौंस बताती है। क्या करेंगे तेरे भाई? कभी उनका बहाना नानी होती, तो कभी ऑफिस, तो कभी भैया, तो कभी टुच्ची सी बातें। हम थर थर काँपते, रोते बिलखते। 2-4 दिन यूं ही चलता, फिर सब सामान्य होने लगता। पापा खुद की खूबसूरती के लिए पैसे खर्च करते, मम्मी से पाई पाई का हिसाब। हम लोगों ने जाना, क्योंकि अब हम जानने लायक हो गए थे, क्योंकि अब हम मम्मी की तकलीफ़ों को महसूस करने लगे थे कि पापा का किसी औरत से संबंध है और पापा मम्मी के प्रति किसी प्रकार का प्रेम नहीं रखते, न रिस्पेक्ट। उन्हें तो बहाना चाहिए होता था हर वक्त मम्मी को जलील करने का, गालियाँ देने का। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि पापा नाम के व्यक्ति से प्यार दुलार भी पाया जाता है। हमें धीरे धीरे भय ने घेर लिया था। हालांकि पापा मुझे चाहने का पूरा प्रयास मम्मी और भैया को दिखाने के लिए करते थे। मेरे लिए मेरी पसंद की आइसक्रीम लाते थे, खुद तैयार करते थे, लेकिन ये कोई प्यार था? मुझे प्यार और मम्मी को दुत्कार। और फिर उस रात, उफ, नहीं, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। मैं कार के बाहर देखने लगती हूँ। हरे भरे पेड़, लंबी सड़क, आसपास बिछा हरा कालीन। लेकिन ये क्या? उस रात मम्मी भी क्रोध में थी, शायद किसी तूफान से घिरी। उन्होंने पापा का हाथ पकड़ लिया था। बस अब और नहीं, रहना है तो रहो, वरना नहीं। क्या कहा? पापा ने उनके बाल पकड़े, घसीटा, पटका और मारा। तू निकालेगी मुझे? चूड़ियाँ चुभने के कारण खून की धार बह रही थी। आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए थे। श्रीवास्तव साहब, ये छिनाल है, चरित्रहीन है, मुझे यहाँ से निकल जाने को कह रही है। मेरे जाने के बाद ये मोहल्ला चकला घर बन जाएगा। आपकी बहू बेटियाँ शरीफ हैं, इसके आशिक आएंगे। हम लोग मम्मी को बचाने के लिए पिट रहे थे, धक्का खा रहे थे। वो मेरा पापा नहीं, एक जल्लाद आदमी था, झूठा, चरित्रहीन, माँ के पैसों का लालची आदमी। तब एक दिन बहस बढ़ जाने पर मामा ने उन्हें थप्पड़ मारा था। फिर पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। महिला पुलिस आई थी। हमारे घर में जैसे कोहराम मच गया था और हम मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। रात भर जागते हुए हम लोग मम्मी को घेर कर बैठे थे। वो फ़ोन पर धमकियां देते। कभी रात में कोई जीप तेज़ी से निकलती, तो कभी कभी पत्थर फेंका जाता, तो कभी ब्लैंक कॉल्स आती। लगातार होती इन घटनाओं ने हमारा चैन छीन लिया था। न खाना, न सोना, न बात करना, बस किससे भय दूर करने के लिए चलते रहते थे। स्तब्ध से एक जगह हम सब बैठे रहते। स्कूल से जब तक हम लोग आ न जाते, मम्मी दरवाजे पर खड़ी रहती। नेहा बेटा, कहाँ खो गई तू? मौसी ने टोका। इसका स्वभाव कैसा हो गया है, गुमसुम रहती है, न बच्चों के साथ खेलती है, न बड़ों से बात करती है। समझा करो यार, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए ना। वे दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। बोर हो गई? आजा, इधर आजा। मैं खिसक कर मौसी के पास जा बैठती हूँ। मैं भी चाहती हूँ खूब ज़ोर ज़ोर से हंसूँ, चीखूँ, मस्ती करूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। मेरा मन बार बार मम्मी के पास लौटता है। पिकनिक स्पॉट पर जाकर हम लोगों ने सामान उतारा, एक अच्छा सा स्थान चुनकर चादर बिछाई, सामान जमाया। छोटू बॉल से खेल रहा था। बड़ा और भैया क्रिकेट खेलने में लग गए। मौसा जी एक हाथ पर सिर टिकाकर लेट गए हैं, तो मौसी ने भी पाँव पसार लिए हैं। रिकॉर्ड प्लेयर पर गीत चल रहा था। नदी का किनारा था। नेहा, तू भी खेल जा, थोड़ी देर से खाना खाएंगे। मैं उन सबसे दूर डरते डरते नदी की तरफ आ गई। मन किया पाँव डाल कर बैठ जाऊं, पर नहीं। मम्मी को मेरी चिंता होगी, वो मुझे लेकर सपने देखती हैं, मुझसे बातें करती हैं। और पापा? अदालत ने तय तो ये किया था कि वे चाहें तो बच्चों से महीने में 2 बार मिल सकते हैं, पर वे कभी नहीं आए मिलने, न उन्होंने फ़ोन पर बात की। कैसे धीरे धीरे एक एक सामान उनका समेट कर भिजवा दिया करते थे। जो पापा रात दिन इस घर में रहा करते थे, एक विवाहित औरत से नाजायज़ संबंध के कारण अब घर की दीवार के भीतर कदम नहीं रख सकते थे। आखिर में उनका सूटकेस भिजवाया गया था। मन करता था कभी पूछूं, हमारी क्या गलती थी? बताओ, क्या गलती थी? क्या यही कि हम लोगों ने कभी प्रतिरोध नहीं किया, कभी टोका नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी अपना अधिकार नहीं जताया, कभी आपका अपमान नहीं किया, कभी जिद नहीं की? बहुत सारे लोगों का झुंड अचानक आ गया था। मस्ती करते हुए वे नदी के किनारे बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे।
पानी में पेड़ों तथा पत्तियों की परछाइयाँ पड़ रही थीं। कुछ बत्तखें आ गई थीं। पापा पापा, कोई बच्चा चिल्ला रहा था। ऊपर आओ, मम्मी बुला रही हैं। फिर पापा ने कभी पलट कर हम लोगों की तरफ नहीं देखा। वो तो तरह तरह की बातें फैलाकर मम्मी को बदनाम कर रहे थे। उसकी हिम्मत को लगातार तोड़ना चाहते थे। बच्चों के भरण पोषण के लिए क्या चाहिए? वकील ने पूछा था। कुछ भी नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद पाल पोस सकती हूँ। सोच लीजिए, भावुकता में आकर निर्णय मत लीजिए। बच्चों के जीवन और शिक्षा का सवाल है। नहीं चाहिए, बस मुझे इस आदमी से छुटकारा दिलवा दीजिए। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। 1 साल में फैसला हो गया था। तलाक। मेरी मम्मी तलाकशुदा औरत बन गई थी। हम दोनों को मम्मी के साथ रहने का कानूनन अधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन बालिग होने तक। उसके बाद हमारी अपनी स्वतंत्र सोच होगी। पता नहीं क्यों तलाक से पहले सभी एक बात मम्मी से पूछते थे, फैसला लेने से पहले सारी बातों के बारे में सोच लेना। बच्चों से बात कर लो। क्या अकेले जी सकोगी? बच्चों का खर्चा उठा सकोगी? हम लोगों का कोई दबाव नहीं है। कल के दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, वे सवाल जवाब करेंगे, तब। लेकिन मम्मी अपने फैसले पर दृढ़ थी, हमारा चेहरा देखती हुई। उनके मन में भय रहा होगा कि कहीं हम लोग उनका साथ तो नहीं छोड़ देंगे। नेहा, नेहा यहाँ बैठी हो, हम कब से बुला रहे हैं। बताकर तो आना था। क्या हमारे साथ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने अपने आंसू पोंछकर मौसी से सॉरी कहा था। 30 अक्टूबर 2004 रात के 2 बजे हैं। हम घर लौट आए थे। दिन भर की मस्ती से भरे हुए सब बिस्तर में दुबक गए थे। दीदी, ये हंसती ही नहीं है, बोलती नहीं है। पता ही नहीं चलता कि इसके मन में क्या है। अभी से यह हाल है। मौसी मम्मी को मेरे बारे में बता रही थी। बिना बताए नदी के किनारे जाकर बैठ गई। हमारे तो प्राण सूख गए। चारों तरफ ढूंढते फिरे। थोड़ा एडजस्ट तो करना चाहिए था। ज़्यादा गंभीर रहेगी तो क्या होगा, सबसे अलग थलग पड़ जाएगी। बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। पूरे समय हमारे दिमाग में यही लगता रहा कि पता नहीं क्या बात है। मम्मी कुछ कुछ बोल रही थी, पर स्पष्ट भी नहीं बोल रही थी। काम निपटाने के बाद वो मेरे पास आई। मेरी गुड़िया, क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, फिर क्या बात है बेटा? मैं जानती हूँ तू सबके बीच फिट नहीं हो पाती। अगर हम इस तरह रहेंगे तो सबसे अलग थलग हो जाएंगे बेटा। मम्मी, आप हंसती क्यों नहीं हैं? क्या कह रही है पगली? हंसती तो हूँ। नहीं हंसती। कोई बिना हंसे कैसे रह सकता है? मम्मी, तुम भी इसी तरह हंसा करो, उनकी तरह, मौसी की तरह। कहकर मैं फपक के रो पड़ी। मम्मी ने मुझे छाती से लगा लिया। हम दोनों तब दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे के गले लगे रहे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी मम्मी को रोता हुआ देखे। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी की हंसी मेरे ही पापा ने छीन ली है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को भी कोई आदमी अपने हाथों से खाना खिलाए, उनके साथ मजाक करे। क्या ऐसा हो सकेगा? सारा घर सो रहा है, पर मेरी आंखों में नींद नहीं है। बरामदे में सोती नानी, एक कमरे में सोते हम तीनों, एक में वे चारों। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और चुपके से जाकर मम्मी का माथा चूम लिया। 30 नवंबर 2004 कल मौसा मौसी लौट गए, ठीक 29 दिन बाद। शोर शोर, चीख चिल्लाहट, उछल कूद, दिन भर खाना और गप्पे लगाना। एक पल के लिए शांति नहीं। कभी मौसा अपने परिवार के साथ घूमने जाते तो कभी पिक्चर, तो कभी शॉपिंग के लिए। कभी अपनी बातें करते तो कभी परिवार की। कभी मम्मी के जीवन पर तीखी टिप्पणी कर देते तो कभी नानी को सुझाव देने लगते तो कभी भैया को संस्कारों की घुट्टी पिलाते। पता नहीं ऐसा जानबूझकर किया गया या इत्तेफाक ही था। बातें इकट्ठी हो रही थीं। बच्चों से मिलने देना था। कल विवाह के समय समाज पूछेगा तब। ये बात वो कई बार कह चुके थे। वो ताना मारते, हमने सुना है तलाक के बाद आप शिरडी गई थी। क्या मानता मांगी थी? क्यों संध्या, क्या तुमने भी कोई मानता मांग रखी है पति से छुटकारा पाने की? मम्मी फिर भी चुप रहती या हंसकर टाल जाती। परसों बस इतनी सी बात हुई थी कि वे सब खाना खाकर आ गए थे और मम्मी ने बनाकर रख लिया था। मुझे बता दिया होता। बात मौसी से कही थी, लेकिन जवाब मौसा ने दिया। हर काम आपसे पूछ कर करेंगे। आपके घर में आए हैं तो आपकी ही मर्जी चलेगी। क्या हो गया, खाना बन गया था तो? इतना खाना तो हम गायों को खिला देते हैं। मम्मी स्तब्ध, लाल होता चेहरा, आंखों से उमड़ते आंसू, टप टप टपकते आंसू। वो तो दीदी बस मूड हो गया था। घूमते घूमते बच्चे जिद करने लगे थे। मौसी सफाई देने लगी। इतने दिनों से आपके हाल देख रहे हैं,
हम बच्चों की जिद के कारण आते हैं, वरना मेरी मम्मी से एक शब्द भी नहीं बोलना। मैं दौड़ कर गई थी और ज़ोर से बोली थी, बदतमीज़ लड़की, मौसा जी को जवाब देती है। मौसी ने तड़ाक से एक चांटा मेरे मुंह पर मार दिया। नेहा, नहीं, सॉरी बोल। बहुत अहंकार है आपको, इतनी जबान चलाती है कि उसने सही किया जो छोड़ दिया। कौन आदमी रह सकता है आपके साथ? मौसा जी। नेहा तू जा बेटा, मम्मी मुझे धक्का दे रही थी। अब और इंसल्ट नहीं मम्मी। मैंने मम्मी का हाथ खींचा था। घर में सन्नाटा छा गया था, सब चुप थे। नानी मौसी को धीरे धीरे कुछ समझा रही थी। मम्मी दूसरे कमरे में थी। हम सब अब तक डरते ही रहते थे, सुनते रहते थे, कभी पापा की, कभी बुआओं की, कभी मोहल्ले वालों की, कभी मौसा मौसी की। नेहा, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपके ही शब्दों में समझदार भी। हमने कोई गुनाह नहीं किया। इतनी बड़ी, इतनी समझदार। इतना भी मत सुनो, इतना भी सहन मत करो मम्मी कि बाद में आत्मग्लानि हो कि हमने क्यों सुना था, क्यों सहा था। डरना नहीं मम्मी। अब सॉरी आप नहीं, मौसा जी बोलेंगे। और सचमुच इस बार पहली बार मम्मी ने किसी बात का बोझ अपने दिल दिमाग पर नहीं लिया था, ना उन लोगों के सामने सॉरी बोला था। विदा करते वक्त उनके चेहरे पर ग्लानि का नहीं, आत्मसम्मान का भाव था। अभी आप सुन रहे थे एक बेहद संवेदनशील कहानी, हंसी, एक तलाकशुदा महिला की बेटी की डायरी में से, जिसकी लेखिका थीं वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी। कल मिलेंगे फिर इसी तरह किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।